चलिए स्टार्ट किया जाए। लास्ट क्लास में एलआर सर्किट के बारे में देख रहे थे और एलआर सर्किट के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। एक चीज़ बचा हुआ था और वो था पावर के बारे में बात करना। इसके बारे में, पावर के बारे में। तो उससे आगे स्टार्ट करने से पहले ना 5 मिनट हम रिवाइज कर लेते हैं पहले सारी चीज़ें जितना हमने पढ़ी थी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एलआर सर्किट का पावर पढ़ा दूंगा, ठीक। चलिए 1 मिनट देखिएगा। रिवाइज करते हैं 5 मिनट में। सबसे पहले हमने पढ़ा था जिसमें प्योर क्या लगा हो, रेजिस्टर लगा हो। क्या लगा हो? प्योर, जिसको प्योर रेजिस्टिव सर्किट बोलते हैं ना, अकेला सिर्फ रेजिस्टर लगाओ तो इसको क्या बोलते हैं? प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अगर ये इससे कनेक्टेड है, एसी सोर्स से ना, एसी सोर्स से कनेक्टेड है, जिसका ईएमएफ इतना है दिया हुआ ना। इसका फेजर डायग्राम मैंने बताया था। फेजर डायग्राम कैसा होता है इसका? इस तरह से, जिस लाइन में करंट होती है ना, उसी लाइन में क्या होता है? इसका ईएमएफ होता है। समझ आ रही ना बात? उसी लाइन में क्या होता है? ईएमएफ होता है। किसका? रेजिस्टर का ना, जिसकी वजह से फेज डिफरेंस कितने के बराबर होता है? फेज डिफरेंस कितने के बराबर होता है? 0 के बराबर। तो एवरेज पावर कितने के बराबर होती है? ईएमएफ आरएमएस इंटू आई आरएमएस। और ये पावर क्या कहलाती है? मैक्सिमम कहलाती है। क्या कहलाती है? मैक्सिमम। तो अगर सर्किट में प्योर रेजिस्टर है तो रेजिस्टर पावर लॉस मैक्सिमम कराता है और ये इतने के बराबर होती है। अगर सर्किट किससे बनी हो? प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो, जिसमें प्योरली क्या लगाओ? कैपेसिटर लगाओ, जिसका कैपेसिटेंस C है, और ये कोई एसी सोर्स से कनेक्टेड है, जिसका ईएमएफ कितने के बराबर है? ईएमएफ नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। तो इसमें आपने देखा था, इसका फेजर डायग्राम जब आपने बनाया था तो इसका फेजर डायग्राम किस तरह से था? इस तरह से था। करंट किस वाली लाइन में होती है? इस वाली लाइन में होती है करंट। और ईएमएफ किस लाइन में होता है? ईएमएफ किधर होता है? नीचे होता है। और ये ईएमएफ किसका होता है? कैपेसिटर का ना। अब आप देखिए, पावर का जो जनरल फार्मूला है, पावर एवरेज का जो जनरल फार्मूला है, ईएमएफ आरएमएस आई आरएमएस और कॉस फाई होता है। ये जो फाई होता है ये किसके बीच में होता है? किसके बीच का एंगल है? करंट और ईएमएफ के। तो करंट इधर है, ईएमएफ नीचे, ये कैपेसिटर है ना C। तो करंट इधर है, ईएमएफ इधर है, तो इसके बीच में फेज डिफरेंस कितने का है? 90 का, π/2 का। तो cos π/2 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो पावर लॉस क्या होता है? 0 होता है। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर लॉस कितने के बराबर होता है? 0 के बराबर। अब इसके बाद हमने पढ़ा था, और फेज डिफरेंस कितने के बराबर है? π/2 के। तीसरा हमने पढ़ा था प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट, इसका इंडक्टेंस कितना है? L। और ये किससे जुड़ा हुआ है? बैटरी से, जिसका ईएमएफ, ये कौन सी बैटरी है? कौन सी बैटरी है? एसी बैटरी, जिसका ईएमएफ साइन ओमेगा टी है ना। इसका फेजर डायग्राम क्या था? इसका फेजर डायग्राम इस तरह से कुछ था। करंट किधर होती है? इस वाली लाइन में करंट होती है। और ईएमएफ किधर होता है? ईएमएफ किधर होता है? ऊपर होता है। और ये ईएमएफ किसका होता है? किसका होता है? इंडक्टर का। इसमें फेज डिफरेंस कितने का है? 90 का। तो फाई इज इक्वल टू कितना होता है? π/2। और cos π/2 की वैल्यू कितना होती है? 0। तो कितना हो जाएगा? पावर लॉस 0 हो जाएगा ना। ये बातें पढ़ाई थी मैंने। तो एक बार फिर से आप फेज देख लीजिए। अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो इसमें फेज डिफरेंस क्या होता है? 0। अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, इसमें फेज डिफरेंस कितना होता है? 90 या π/2। और प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है? फेज डिफरेंस कितने का होता है? π/2। और पावर लॉस
प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव में क्या होता है, जीरो होता है। ये बातें मैंने पढ़ाई थी। अब दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात ये पढ़ाई थी कि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, कल मैं इस पे कराऊंगा एक क्वेश्चन। करंट जो है, करंट से ये ईएमएफ जो कैपेसिटर का है वो क्या होता है, 90 डिग्री पीछे होता है। तो बोला जाता है करंट, वो ईएमएफ जो कैपेसिटर का है वो लैग करता है किससे, करंट से। कितना डिग्री, 90 डिग्री। या फिर दूसरी लैंग्वेज क्या हो सकती है, करंट जो है लीड करता है कैपेसिटर के ईएमएफ से कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसमें अगर देखोगे तो ईएमएफ इंडक्टर का करंट से क्या करता है, लीड करता है। या फिर आप दूसरी लैंग्वेज क्या करोगे, ईएमएफ इंडक्टर का जो होता है उससे करंट लैग करती है कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये इतनी बातें हमने कर ली थी। अब थोड़ा सा हम यहीं से इससे आगे चलते हैं उस वाले पे रिवाइज करते हुए जहां से मैंने पढ़ाना छोड़ा था। कौन सी सर्किट पढ़ाता हुआ छोड़ा था कल की क्लास, ये वाली LR, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब L और R हो। तो अगर आपको यही पिक्चर में मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा और बढ़िया से समझिएगा, ये हमेशा के लिए दिमाग में रख लीजिएगा। जिस लाइन में करंट है उसी लाइन में रेजिस्टेंस का ईएमएफ होता है ना। अच्छा इंडक्टर, अब इसमें इंडक्टर भी जुड़ गया ना रेजिस्टेंस के साथ। क्या जुड़ गया, इंडक्टर। इंडक्टर का ईएमएफ किधर होता है, ऊपर। तो क्या करते हैं हम जनरली ऐसे बनाते हैं ना, इंडक्टर का ईएमएफ यहां पे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा इंडक्टर का ईएमएफ, ये हो जाएगा ईएमएफ नॉट, और ये क्या हो जाएगा एल। अब जानते हैं क्या होता है, ये दो ईएमएफ है। कितने ईएमएफ है, दो। अब यहां से 15 मिनट के लिए एक एक चीज कंसेंट्रेट करिएगा, आपको इतना ज्यादा मजा मतलब क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि एसी के कुछ सेकंड में आंसर आएंगे क्वेश्चन में। समझ आ रही ना, बस ध्यान से सुनिएगा। अब ये दो का कॉम्बिनेशन है ना, तो दो के कॉम्बिनेशन से ये जो ईएमएफ आएगा इनका क्या आएगा, रिजल्टेंट ईएमएफ आएगा। तो रिजल्टेंट ईएमएफ बनाने के लिए आप क्या करते हो, रिजल्टेंट ईएमएफ बनाने के लिए आप पैरेललोग्राम बनाते हो। पैरेललोग्राम बनाने के बाद ये वाली चीज जो आएगी, ये वाला ईएमएफ, ये क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट ईएमएफ ना। अब ये रिजल्टेंट ईएमएफ जो है ये किसका कहलाता है, ईएमएफ किसका कहलाता है, बैटरी का कहलाता है। किसका कहलाता है, बैटरी। अब एक बार ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब प्योर कैपेसिटर लगा होता है तो एक ईएमएफ होता है ना। जब प्योर इंडक्टर लगा होता है तो सिर्फ कितना होता है, एक ईएमएफ होता है। और जब प्योर रेजिस्टेंस होता है तो सिर्फ एक ईएमएफ होता है। लेकिन जब रेजिस्टेंस और इंडक्टर दो हो जाएंगे ना तो दो ईएमएफ होंगे। कितने होंगे, दो ईएमएफ। अब दो ईएमएफ होंगे, दोनों का क्या निकालना पड़ेगा मुझे, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालोगे तब किसका आएगा, बैटरी का। अब अगली बात सुनिएगा, ध्यान से रिलेट करिएगा। जब सिर्फ एक कैपेसिटर है तो जो बैटरी का ईएमएफ है वही कैपेसिटर का है ना। और जब एक इंडक्टर है तो जो बैटरी का वही। लेकिन जब इंडक्टर और रेजिस्टर दो लगे होंगे तब उसका रिजल्टेंट जो आएगा वो किसका होगा, बैटरी का होगा। वो किसका होगा, तो कल मैं कौन सा पढ़ा रहा था, एलआर ही पढ़ा रहा था। एलआर पढ़ा रहा था तो इसमें देखिएगा ये वाला क्या हो जाएगा, इंडक्टर एल, और ये क्या हो जाएगा आर ना। और ये किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी से। और बैटरी कौन सी है, एसी वाली। इसका फेजर डायग्राम पहले निपटाते हैं। फेजर डायग्राम में करंट हो जाएगी, ये करंट हो गई, करंट को नीचे वाली लाइन में बनाई, ये हो गई करंट आपकी, करंट वाली लाइन। और ईएमएफ किधर है बताइए, ईएमएफ ये किसका हो जाएगा, रजिस्टर का। ये ईएमएफ किसका है, रजिस्टर का। रजिस्टर का ईएमएफ जो होता है वो करंट की लाइन में होता है। और फिर उसके बाद ईएमएफ किसका, इंडक्टर का। अब इंडक्टर का ईएमएफ जो है ना यहां पे बनाओगे। अब आज से हम आदत डालेंगे इस चीज की, मतलब यहां पे ईएमएफ ये किसका है, इंडक्टर का। अब ईएमएफ इंडक्टर का, अब पैरेललोग्राम बनाओगे। पैरेललोग्राम बना करके फिर क्या निकालोगे आप, रिजल्टेंट निकालोगे। ये ईएमएफ किसका होगा, बैटरी का होगा। अच्छा, जो ये ईएमएफ इंडक्टर का है वही ये भी है ईएमएफ किसका, इंडक्टर का। तो अब क्या करोगे ना, इंडक्टर का ईएमएफ सीधा बना दोगे। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। एक बार और फेजर में बना देता हूं। ये कौन सी लाइन हो गई, करंट, और ये कौन सी लाइन हो गई,
ईएमएफ रेजिस्टेंस, और ये वाली लाइन सीधा किसकी होगी, ईएमएफ इंडक्टर, और ये वाली लाइन किसकी हो जाएगी, ईएमएफ बैटरी। समझ आ रही ना बात? अब पैरेललोग्राम कौन बनाएगा यार, टाइम लगेगा। समझ आ? सीधा क्या करोगे, इसको कहां पे जोड़ दोगे, यहां पे, और ये क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। समझ आ? अब मैंने आपको बताया था कि दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। ये किस पे बेस्ड है, जब आपको क्या दिया हो, ईएमएफ। एक काम ऐसे भी कर सकते हैं, एक फेजर ऐसा भी मैंने कल बता के भेजा था। ये करंट वाली लाइन हो गई, और ये करंट वाली लाइन में जिसमें ईएमएफ रजिस्टर का है, उसमें ईएमएफ की जगह पे क्या कर दीजिए, रेजिस्टेंस कर दीजिए आर ना। और जिसमें ईएमएफ किसका है, इंडक्टर का, तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, एक्सएल कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सएल कहलाता है। तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये क्या देगा आपको, जेड, और जेड कितने के बराबर हो जाएगा, अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ना। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा। ये क्या कहलाता है, इंपीडेंस। तो एक चीज आप यहां पे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ताकि आपको क्लियरिटी रहे। कल 3 करंट निकालने के फार्मूले बताए थे ना। देखिए बैटरी का ईएमएफ अलग चीज है। बैटरी का ईएमएफ किससे निकलता है, रेजिस्टर और इंडक्टर के रिजल्टेंट से निकलता है। तो रेजिस्टर का ईएमएफ अलग है, इंडक्टर का ईएमएफ अलग है, और बैटरी का ईएमएफ अलग है। तो अब आप देखिए करंट 3 जगह से निकलेगी। आई नॉट, ध्यान से सुनिएगा, आई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, ईएमएफ नॉट रजिस्टर डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, यहां से निकलेगा। और दूसरा फार्मूला क्या बताया था, ईएमएफ नॉट इंडक्टर डिवाइड बाई एक्सएल। और आई नॉट, ईएमएफ नॉट अगर किसका लेते हो, बैटरी का, तो यहां पे क्या लोगे, जेड है। जेड इसको बोलते हैं इंपीडेंस। क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। अभी 5 मिनट के लिए मैं फिर कह रहा हूं, 10 मिनट एक एक बात समझते जाना। यहां तक हो गया। अब इसके बाद एक चीज की मुझे जरूरत पड़ती है, जब मुझे पावर निकालना होता है, तो पावर का फार्मूला क्या होता है, ये वाली चीज हो गई। समझ आ रही ना बात? तो करंट 3 जगहों से निकल सकती है, ईएमएफ रजिस्टर से, ईएमएफ इंडक्टर से, और ईएमएफ बैटरी से। लेकिन बैटरी का जब ईएमएफ लोगे तो नीचे क्या डिवाइड करोगे, जेड, इंपीडेंस। समझ आ रही ना बात? यहां तक क्लियर है। अब देखिए एक चीज, जब आपको ये किसकी इक्वेशन दी हुई है, ये ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ नॉट साइन ओमेगा टी। थोड़ा सा मुझे बताइएगा ये किसकी लाइन है, ये किसका ईएमएफ दिया हुआ है, बैटरी का ईएमएफ। किसका दिया हुआ है, बैटरी का। अगर ये बैटरी का ईएमएफ दिया हुआ है और आपसे करंट की इक्वेशन पूछता है, किसकी पूछता है, करंट की, या रेजिस्टर का ईएमएफ पूछता है, या इंडक्टर का ईएमएफ पूछता है, तो क्या आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं इक्वेशन? हाँ हम लिख सकते हैं। समझ आ रहे? एक बार इसको लिख के मैं दिखा दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं करंट की लिखना है, किसकी लिखना है, करंट की। तो जब आप करंट की इक्वेशन लिखोगे, कहां पे मैं लिखूं, यहां पे लिख दूं, नीचे तीनों इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा, ये बॉक्स बना करके स्टेप याद रखिएगा, ध्यान से सुनना। करंट की मैं लिखता हूं, आई इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा, जैसे ईएमएफ लिखे हो ना, तो यहां पे ईएमएफ क्या होता है, अरे ये ईएमएफ किसी टाइम टी पे है, तो ये ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम। ये ईएमएफ क्या होता है, तो ऐसे ये करंट क्या है, किसी टाइम टी पे, तो आपको यहां पे क्या चाहिए, आई नॉट। ये हो गया। अब इसके बाद ये वाला पूरा पूरा कॉपी कर लो, साइन ओमेगा टी। अब ये ध्यान से सुनना, ये साइन ओमेगा टी, ये ईएमएफ किसका है, बैटरी का है। किसका है, बैटरी का। अब अगर ये बैटरी का ईएमएफ है, तो बैटरी के ईएमएफ से करंट कितना नीचे है बताइए, 5 डिग्री। तो यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, समझ आई बात? ये किसका ईएमएफ है यार, बैटरी का। बैटरी से कितना नीचे है करंट, कितना नीचे है, 5। तो यहां पे क्या लगा दोगे, -5। पहला हो गया। अब दूसरा लिखते हैं, ईएमएफ रजिस्टर लिखिए। ईएमएफ रजिस्टर जब आप लिखोगे तो यहां पे क्या आएगा, ईएमएफ नॉट आर, रजिस्टर का ईएमएफ मैक्सिमम।
और यहां पे एक चीज आप बताइए, जो करंट का फेज है वही रजिस्टर का है कि नहीं? तो सेम, तो ये चीज क्या हो जाएगी, कॉपी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। कोई दिक्कत नहीं ना? अब किसका लिख लेते हैं, इंडक्टर का ईएमएफ। तो इंडक्टर का लिखोगे एल हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा ना। अब ये बताओ, इंडक्टर वाला ईएमएफ ये है ना लाइन, तो इंडक्टर वाला ईएमएफ करंट से कितना डिग्री पे है, 90 ऊपर है ना, तो ऊपर है तो क्या लिखा जाएगा, प्लस। तो इसी फेज में क्या जोड़ दोगे, साइन ओमेगा टी ना। ये कौन सी कितना, ये पूरा ये करंट वाला फेज है ना, या रजिस्टर वाला, दोनों इस फेज से कितना डिग्री आगे है, 90। तो इसी में क्या जोड़ दोगे, 90 मतलब पाई बाई। ये इक्वेशन लिखने का तरीका है, समझ गए? तो दो चीजें एक्सप्लेन हो गई। अच्छा, एक बात यहां पे दिख रही है ना, क्या चीज, क्या चीज दिख रही है, फाई। फाई की वैल्यू कैसे निकालें, इसकी वैल्यू निकालें फाई की। अच्छा, एक दूसरा चीज मैंने पढ़ाया था, पावर, पावर एवरेज। एक मिनट, ये आखिरी बात है, इंपीडेंस से पावर ही बचा था ना, यहां तक तो मैंने पढ़ा दिया था। क्या बचा था, पावर। अच्छा, पावर की इक्वेशन मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट पेज में ताकि आपको दिक्कत ना करे। पावर, पावर इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, ई आर एम एस। और ये बात बहुत ही केयरफुली समझिएगा, आखिरी बात है, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन कितने सिंपल हो जाते हैं। ई एम एफ आर एम एस, आई आर एम एस, और क्या होता है, तो इक्वेशन में और पावर में दो जगहों पे किसकी जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, फाई की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, फाई की। अब देखिए, फाई पिछले पेज में चल के निकाल लेते हैं, यहां पे देखना ध्यान से, दो तरीका है फाई निकालने का। tan से निकाल लेते हैं, tan यही है ना फाई, tan यही है ना फाई ना। तो क्वेश्चन दोनों पे हो सकता है, चलिए इससे निकालते हैं, ज्यादातर इस पे होता है। tan फाई, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में क्या है, एक्सेल, और बेस में क्या है, आर। यहां से निकल जाएगा कि नहीं, फाई, समझ आ रहे? और दूसरा तरीका क्या है, पावर में क्या चाहिए होता है, कॉस फाई। चलिए कॉस फाई निकालते हैं, कॉस फाई ना, कॉस फाई निकालते हैं। कॉस फाई की वैल्यू क्या होती है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। बेस में क्या है, आर, और हाइपोटेनियस में क्या है, जेड। ये निकल आया कि नहीं, कॉस फाई ना। बेसिकली हमारा निकालना मकसद क्या है, पावर। तो एक बात बताओ, कॉस फाई कितने के बराबर हो गया, आर बाई जेड। यहां पे रख सकते हो, कॉस फाई की जगह पे क्या लिख सकते हो, ईएमएफ आर एम एस, आई आर एम एस, और ये क्या हो जाएगा, आर बाई जेड। ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगला वर्ड सुनिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक हो जाने के बाद एक चीज मुझे आप बताइएगा, ध्यान से सुनना। इसमें जो ईएमएफ आरएमएस चाहिए मुझे, ईएमएफ आरएमएस चाहिए, ये ईएमएफ आरएमएस ना, इस सर्किट पे, एक मिनट सुनना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये पावर लॉस है, क्या है, पावर लॉस, और पूरी सर्किट से। तो आपको पता है ये जो ईएमएफ आरएमएस है ना, ये बैटरी का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, एक जहन में थोड़ा सा बैठाइएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। अच्छा, बैटरी से क्या निकलेगी, अच्छा ये दोनों एल और आर किस में लगे हुए हैं, किस में लगे हुए हैं, तो जो करंट यहां से निकलेगी, जो करंट यहां से निकलेगी वही एल से भी जाएगी, वही। तो इसका मतलब करंट चाहे बैटरी की लो, चाहे इंडक्टर की लो, चाहे रजिस्टर की लो, सब क्या होता है, करंट क्या होगी। तो मतलब इस पावर की इक्वेशन में करंट चाहे बैटरी की बोलो, चाहे रजिस्टर की बोलो, चाहे इंडक्टर की बोलो, कोई फर्क। लेकिन अगर ईएमएफ की बात करोगे ना, तो ईएमएफ इंडक्टर का अलग होता है, रजिस्टर का अलग होता है, और बैटरी का अलग होता है। अगर ना यकीन हो, इस तीन फार्मूले को देखिए। ईएमएफ आर कितने के बराबर होता है, आई नॉट आर के, और ईएमएफ इंडक्टर कितने के बराबर होता है, आई नॉट एक्सेल के, और ईएमएफ बैटरी कितने के बराबर होता है, आई नॉट जेड के। ईएमएफ अलग अलग है कि नहीं। तो वहां पे जो पावर की इक्वेशन में ईएमएफ चाहिए वो किसका चाहिए होता है, बैटरी का। किसका चाहिए, बैटरी का। तो यहां पे बैटरी का ईएमएफ लिखेंगे, एक मिनट ध्यान से सुनना। बैटरी का ईएमएफ आरएमएस अगर चाहिए किसका,
बैटरी का, तो यहां पे क्या होगा आई आर एम एस, और यहां पे क्या लिखोगे आर एल या जेड। यहां पे बैटरी के लिए क्या होता है जेड होता है ना। अगर यहां पे रजिस्टर के लिए लिखते तो यहां पे क्या होता आर होता। अगर यहां पे किसके लिए लिखते इंडक्टर के लिए, तो यहां पे क्या होता एक्सेल होता। समझ गए ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब देखिए ईएमएफ आरएमएस की जगह पे आप क्या लिख सकते हो बताइए, आई आर एम एस इंटू जेड इंटू आई आर एम एस इंटू आर बाई जेड। जेड से जेड क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आर। ये क्या कहलाएगा पावर एवरेज। फार्मूला बन गया। अब एक गजब की चीज मैं बताऊं, ये जो पावर का फार्मूला है और जो cos फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड था, cos फाई इज इक्वल टू कितना आया था आर बाई जेड, ये दो फार्मूले आर बाई जेड ना, ये दो फार्मूले, एक मिनट सुनिएगा, ये चाहे एवरेज पावर का फार्मूला हो और चाहे फिर cos फाई का फार्मूला हो, सर्किट में अगर सिर्फ रेजिस्टर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है सिर्फ, तब भी एप्लीकेबल है, और रेजिस्टर के साथ कुछ भी लगाओ, चाहे इंडक्टर लगाओ चाहे कैपेसिटर लगाओ चाहे दोनों लगाओ, फार्मूला क्या रहेगा सेम रहेगा। नहीं समझ आई बात। जैसे मान लेते हैं सिर्फ रेजिस्टर लगा हुआ है, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, जब सिर्फ रेजिस्टर लगा हुआ था थोड़ा सा याद करिए cos फाई की वैल्यू क्या आई थी, cos फाई की वैल्यू कितना आई थी, cos फाई की वैल्यू 1 आई थी ना, तभी तो पावर मैक्सिमम हुआ था। अगर सिर्फ रेजिस्टर था तो इस cos फाई की वैल्यू 1 आई थी, cos फाई की वैल्यू 1 आई थी। देखिएगा ध्यान से सुनना, z यहां पे कितने के बराबर है, थोड़ा सा पिछली पिक्चर से पढ़िए, z की वैल्यू, z की वैल्यू कितने के बराबर है ना, एक्सेल नहीं है, सिर्फ क्या है रेजिस्टर, तो यहां से कितना बचेगा r, तो यहां z की जगह पे r रखोगे, cos फाई कितने के बराबर हो, मतलब अगर सर्किट में रेजिस्टेंस है या रेजिस्टेंस के साथ कुछ लगा हुआ है तो ये z की वैल्यू क्या होगी, अगर अकेला है तो कितने के बराबर होगा r, अगर कोई है तो उसके साथ क्या होगा। तो आपको क्या निकालना आना चाहिए z निकालना, तो z बदल सकता है, रेजिस्टेंस के साथ अगर कुछ लगा हो तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या निकाल लोगे cos फाई की जो फॉर्मूला r बाई जेड, वो हर सर्किट के लिए लगातार क्या रहेगा सेम रहेगा, और पावर का भी फार्मूला क्या रहेगा सेम रहेगा। बस आखिरी बात यहां पे सुनिएगा, उसके बाद आप छापिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। पावर का फार्मूला ये आ गया, एवरेज पावर का किसके लिए, एलआर सर्किट के लिए। अब आप देखिए इसी चीज को पावर एवरेज का फार्मूला ईएमएफ के फॉर्म में करते हैं। यहां से पढ़िएगा आई आर एम एस कितने के बराबर है, ई आर एम एस इसका बैटरी का डिवाइड बाई जेड, उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा आर। अब थोड़ा सा डीसी से रिलेट करिएगा इस फार्मूले को, आपको इतना आसान हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, बढ़िया से समझिएगा इसको। डीसी में मैंने 3 फार्मूले पढ़ाए थे पावर के, आई स्क्वायर इंटू आर, और क्या पढ़ाया था वी स्क्वायर अपॉन आर, और पावर का क्या पढ़ाया था वी आई, ये 3 फार्मूला। और वोल्टेज को ईएमएफ बोल रहे हैं एसी में, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आए, वोल्टेज ही क्या है ईएमएफ है। अब ध्यान से सुनना, ये फार्मूला किसके लिए डीसी के लिए, किसके लिए और किसके लिए रेजिस्टर जब लगाओ ना। अब यही पावर का फार्मूला जब एसी में पढ़ते हो, किसमें पढ़ते हो एसी में, तो आप देखिए ये वाला फार्मूला मैच कर रहा है कि नहीं ना। और अगर एसी में भी खाली रेजिस्टर होता, इंडक्टर ना होता, तो जेड की वैल्यू कितने के बराबर हो जाती, जेड की वैल्यू कितने के बराबर हो जाती आर के बराबर। तो यहां पे क्या हो जाता आर स्क्वायर से एक आर कट जाता, यही फार्मूला बन जाता कि नहीं। तो मतलब ये तीनों फार्मूले जो है, जो प्योर रेजिस्टर के लिए डीसी में था वही प्योर रेजिस्टर के लिए एसी में है। लेकिन अगर रेजिस्टर के साथ कुछ ऐड है तो उसमें क्या आएगा
जेड आएगा। बस इतने सा तो फर्क है। करंट के फॉर्म में फार्मूला क्या है, सेम है। ईएमएफ के फॉर्म में फार्मूला क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहां पे नीचे क्या आ जाता है, जेड आ जाता है। देखिए इससे क्या फर्क है, ईएमएफ को किससे डिवाइड कर दिया है, जेड से। अब ये अगर सिर्फ रजिस्टर है तो जेड की जगह पे क्या आ जाएगा, आर, यही फार्मूला आ जाएगा। और अगर आर के साथ रेजिस्टेंस के साथ कोई और चीज लगी हुई है तो जेड हमें निकालना पड़ेगा। अभी हमने निकाला है, जेड कितने के बराबर है, अंडरवुड एक्सएल स्क्वायर प्लस, समझ आ रही ना। तो कहने का सेंस ये है कि एसी में रेजिस्टर अगर प्योर है तो पावर का फार्मूला जैसा डीसी में था वही फार्मूला है, बस ईएमएफ या करंट जो उसमें होती थी, यहां पे ईएमएफ और करंट की कौन सी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू। और अगर रेजिस्टेंस के साथ कुछ लगा हुआ है तो यहां पे क्या आ जाता है, नीचे जेड आ जाता है। अब हमें क्या निकालना सीखना है, खाली जेड। हमने आरएल सर्किट का जेड निकालना सीख लिया। जेड कितने के बराबर होता है, अंडरवुड एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई बड़ी बात नहीं। इसको करिए, फिर एक क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपको एक एक स्टेप क्लियर हो। इतने तो लिखना है, कल वाला उतना तो मैं पढ़ा चुका था। समझ आ रही ना बात। क्या हुआ, है पैरेलल है ही नहीं, सिर्फ सीरीज है। हाँ देख सकते हैं, लिख रहे हो, लिख लो। अब इस पे 2 क्वेश्चन से सारी चीजें मैं क्लियर करा दूंगा, चिंता ना करना। आपको लगा होगा बहुत सारा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ये हर सर्किट के लिए है, बस उसमें क्या हो, रेजिस्टेंस हो। सर्किट में क्या लगा हो, रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तब ये नहीं होगा, रेजिस्टेंस होना जरूरी है। ये पावर का फार्मूला हर जगह वैलिड है, ठीक। पिछली स्लाइड देख लीजिए, लिख चुके हो बाकी लोग। यहां से ना, अब जितनी बातें मैंने पढ़ाई है उस पे 2 न्यूमेरिकल, ठीक है। फिर उसके बाद 2 जबरदस्त नए तरीके के न्यूमेरिकल, ताकि आपको थोड़ा सोचना पड़े। लिख चुके ना, हो गया। पिछले वाला पेज लगा दूं, ये हो गया ना। चलिए एक क्वेश्चन कराते हैं। तो आपको ये क्लैरिफाई है ना, जो डीसी का फार्मूला होता है, अगर प्योर रजिस्टर है तो पावर का फार्मूला प्योर रजिस्टर के लिए भी क्या होगा, सेम है। लेकिन अगर रजिस्टर के साथ कुछ जुड़ा हुआ है तो वहां पे Z की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। और Z की वैल्यू कैसे निकलती है, LR सर्किट में देख लिया है, LC सर्किट में क्या होगा वो आगे देखेंगे, या LCR में। समझ आ रही ना, पावर का फार्मूला एक ही यूज करेंगे। चलिए अब पहला क्वेश्चन आज का, 1 मिनट यार, कंसेंट्रेट होकर के सुन लीजिए आप, ठीक है। L
इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई पाई हेनरी और R 100 ओम ना। V इज इक्वल टू दिया हुआ है 100 साइन 100 पाई टी प्लस 30 ये दिया हो। एक मिनट, एक एक वर्ड मेरा ध्यान से सुनिएगा, फिर आपका काम हो जाएगा। सबसे पहली चीज यहां पे आपको ये दिख रहा है क्वेश्चन से साफ, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन हमें हिंट कर रहा है कि ये ईएमएफ के फेजर से नहीं बल्कि कौन से फेजर से सॉल्व होगा, रेजिस्टेंस के फेजर से। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना, तो जैसे रेजिस्टेंस होता है वैसे रिएक्टेंस होता है, और ये जो रिएक्टेंस होगा पहले इसको निपटा दीजिए ना। ओमेगा की वैल्यू कितने के बराबर होगी, वो क्या कहते हैं, एक्सएल की वैल्यू कितने के बराबर होती है, ओमेगा एल ना। ओमेगा कितने के बराबर है, यहां से पढ़िए, जो टी के साथ लगा होता है 100 पाई, और आपका कितना है एल की वैल्यू कितना है 1 बाई पाई, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा 100। एक्सेल आ गया। और ये क्या चीज हो गई, रेजिस्टेंस। अब सबसे पहले फेजर बनाइए। आपको पता है जो रेजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस वो किस लाइन में होता है, करंट की लाइन में, तो ये हो गया रेजिस्टेंस ना। और इंडक्टर किधर होता है, ऊपर, तो ऊपर होता है तो इसकी एरो इधर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा एक्सेल। एक्सेल कितने के बराबर है 100, और आर कितने के बराबर है 100। तो अब पाइथागोरस से सीधा आपको z मिल जाएगा। z कितना आएगा, z कितना आएगा 100√2 ना। और अगर आपके पास दिमाग ऊपर वाले ने दिया है तो ये फाई मुझे नहीं लगता कि निकालने की जरूरत है। फाई कितना होगा 45, चाहे tan से निकाल लीजिए और चाहे cos से निकाल लीजिए, समझ आ रहे, आएगा कितना 45 ना। क्लियर रहेगा ना। अब इसके बाद ये फेजर हमारा तैयार है। अब जो पूछेगा उसका आंसर दे सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लेते हैं हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ z। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। मेरे ख्याल से हम निकाल चुके हैं वैल्यू ऑफ z। z की वैल्यू कितना है 100√2, आंसर हो गया सीधा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगर हम मान लेते हैं, हमसे ये पूछता है कि करंट की इक्वेशन लिख करके बताइए। करंट की क्या लिख करके बताइए, इक्वेशन लिख करके बताइए। दूसरा राइट दी इक्वेशन ऑफ करंट। इक्वेशन ऑफ करंट हमसे ये पूछा है, इक्वेशन ऑफ करंट लिख करके बताइए। इक्वेशन ऑफ करंट चलिए लिख करके बताते हैं इनको, ध्यान से सुनिएगा। इक्वेशन ऑफ करंट अगर आपको चाहिए तो I इज इक्वल टू क्या होता है, I नॉट चाहिए सबसे पहले। I नॉट मतलब मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट का जुगाड़ हम कहां से करें, ये देखिएगा। ये वाली चीज, एक मिनट, ये वोल्टेज किसका दिया हुआ है, बैटरी का। किसका दिया हुआ है, बैटरी का। तो अगर ये बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है तो ये मैक्सिमम वोल्टेज है ना। ये ईएमएफ किसका है, बैटरी का, और वो भी कौन सा है, मैक्सिमम। तो बैटरी के ईएमएफ की जब इक्वेशन लगाओगे तो ईएमएफ मैक्सिमम किसका, बैटरी का, इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर या एल नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, जेड आएगा। ये चीज ध्यान रखना है, समझ आ रहे हो। तो बैटरी का ईएमएफ कितना दिया हुआ है, मैक्सिमम 100, और Z की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितना आई है 100√2। तो आपको करंट कितना आ जाएगी, कितना आ जाएगी 1/√2 आ गई ना। तो अब करंट मैक्सिमम कितने के बराबर हो गई, 1/√2। अब साइन, अब देखिए कौन सा फेज दिया हुआ है, ये किसका फेज है, ईएमएफ का ना। ईएमएफ का फेज दिया हुआ है, उसको पहले पूरा पूरा छाप लीजिए। 100 पाई टी और कितना हो जाएगा +30, पूरा छाप लिया। अब देखिए ये किसका ईएमएफ है, बैटरी का। तो ये बैटरी के ईएमएफ की लाइन है। जेड किसको बताता है, बैटरी को ना। तो ये बैटरी की लाइन है, और करंट कहां पे है, नीचे। कितना डिग्री, 45 नीचे है, तो माइनस कितना आ जाएगा
बस लिखो टी इक्वेशन। समझ आ रही ना बात? आसान है कि नहीं? एकदम सिंपल है, बस एक बार आप समझ जाओ, गलती नहीं होनी चाहिए। समझ गए ना? यहां तक हो जाने के बाद करंट की इक्वेशन लिख दी। अगर मुझसे कहता चलिए आप एक काम करिए ना, रजिस्टर की इक्वेशन लिख करके बताइए। किसकी? रजिस्टर की। रजिस्टर के अबाउट ईएमएफ की। तो रजिस्टर के अबाउट ईएमएफ लिखना है। ध्यान से देखना, तीसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। तीसरा रजिस्टर के, अभी पावर लास्ट में निकाल लेंगे, पहले इक्वेशन लिखना सीख लेते हैं। रजिस्टर के अबाउट एक चीज मुझे आपको एकदम क्लियर पता है, जिस तरफ करंट है उसी लाइन में रजिस्टर है, तो ये वाला क्या रहेगा? सेम पूरा पूरा कॉपी कर दीजिए। साइन कितना हो जाएगा? साइन 100 पाई टी, और ये कितना हो जाएगा? 45 में से 15 जाएगा तो कितना? अब 45 में से 30 जाएगा, -15। ये हो गया। अब इसके बाद मुझे ईएमएफ की इक्वेशन रजिस्टर के अबाउट लिख रहा हूं ना, तो मुझे यहां पे क्या चाहिए होता है? ईएमएफ मैक्सिमम किसके अबाउट? रजिस्टर के अबाउट। तो आपको पता है अगर ईएमएफ रजिस्टर के अबाउट निकालना है तो ईएमएफ रजिस्टर के अबाउट इज इक्वल टू क्या होता है? आई नॉट इंटू रेजिस्टेंस ना। आई नॉट पता है 1/√2, रेजिस्टेंस पता है कितना है? 100। तो कितना हो जाएगा? आई नॉट कितना? 1/√2, और रेजिस्टेंस कितना? 100। तो कितना आ जाएगा? 100/, बस आंसर हो गया ना। और किसकी लिखे? इंडक्टर का लिखते हैं, इंडक्टर की इक्वेशन लिखते हैं। तीसरा इंडक्टर के ईएमएफ की, तो यहां पे इंडक्टर एल हो जाएगा। अच्छा ये बताओ इंडक्टर कितना आगे है करंट से? करंट से कितना आगे है? 90 ना। तो करंट वाला जो फेज है ना, इस फेज में कितना ऐड कर दो? 90 प्लस 90 करोगे तो 45 क्या हो जाएगा? -45 और 30 कितना हो जाएगा? 75। तो ये वाला तो ऐसे कॉपी कर दो, साइन 100 पाई टी प्लस कितना हो जाएगा? 75। अब क्या चाहिए? ईएमएफ किसका चाहिए हमें? इंडक्टर का ना। तो ईएमएफ इंडक्टर का बराबर होगा आई नॉट एक्सएल ना। अच्छा आई नॉट कितने के बराबर है? 1/√2। एक्सएल कितने के बराबर है? एक्सएल कितने के बराबर है? 100। तो कितना हो जाएगा? 100/√2। देखिए सारी इक्वेशन लिख दिया। समझ आ रही ना? बस कर लीजिए, फिर लास्ट फाइंड करते हैं पावर। ओए हो गया कि नहीं? पावर देखिए अब, पावर, पावर की वैल्यू, दो फार्मूले है ना, दोनों में से कोई एक लगाना है जो आसान पड़े ना। तो मेरे ख्याल से ये वाला आसान है, IRMS का स्क्वायर इंटू आर। ये आसान है फार्मूला। अगर ये आसान है तो IRMS आप निकाल चुके हो कि नहीं पिछले वाले में? आई मैक्सिमम पता है ना? एक मिनट, IRMS क्या होता है? IRMS जो होता है ना, IRMS वो I0/√2 होता है ना। तो I0 कितने के बराबर है? 1/√2, और डिवाइड में क्या है? √2। कितना हो जाएगा? तो IRMS कितने के बराबर? 1/2। तो IRMS यहां पे रख दो, कितना हो जाएगा? 1/2 का होल स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 100। तो कितना आ जाएगा? 1/4 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 25 वाट। बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना बात? तो देखो इक्वेशन पूछे जाने का उतना चांस नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका कौन सा है? पावर। ठीक है, और कौन सी चीज है? जेड निकालना। पावर निकालना और क्या निकालना? जेड निकालना। ऐसी चीजें पूछे जाएगी। इक्वेशन इसलिए ताकि आपको फील आ जाए। ठीक है, समझ जाओ इस कॉन्सेप्ट को। एक क्वेश्चन मैं आपको वोल्टेज बेसिस पे कराता हूं, जिसमें वोल्टेज गिवन हो गया। मालिक हो गया ना? देखो वोल्टेज बेसिस पे कराता हूं। ये इंडक्टर
ये रेजिस्टर और यहां पे एक बैटरी ना। इंडक्टर के पास ईएमएफ दिया हुआ है कितना वोल्ट, 40 वोल्ट, 40 वोल्ट, और यहां पे दिया हुआ है 30 वोल्ट ना, 30 वोल्ट दिया हुआ है। और ये ईएमएफ जो है ये बैटरी का है। ईएमएफ किसका है, बैटरी का, या पोटेंशियल बैटरी का, या ईएमएफ बैटरी का, आपसे पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है। और यहां से करंट दी हुई है 50, यहां पे करंट दी हुई है ए, ये दी हुई है 1 एम्पियर। कितना दी हुई है, 1 एम्पियर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अच्छा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इसका दिया हुआ है 50 हर्ट्ज ना, 50 हर्ट्ज दिया हुआ, ये आपसे क्वेश्चन है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बढ़िया, केयरफुली, 1 मिनट रुक जाओ। मैंने आपसे बोला है ये बात कि अगर आपको क्वेश्चन में वोल्ट दिया हुआ है और वहां पे कुछ लिखा नहीं है कि किस चीज की वैल्यू है, तो यहां पे ईएमएफ 2-3 तरह का होता है। ईएमएफ किसी टाइम टी पे, ईएमएफ मैक्सिमम, ईएमएफ आरएमएस, 3 तरह का ईएमएफ होता है। तो अब इसमें से कौन सा दिया हुआ है, ये आरएमएस कहलाता है। क्या कहलाता है, आरएमएस। तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या माना जाएगा, आरएमएस। ये ईएमएफ आरएमएस किसका है, आरएमएस किसका है, इंडक्टर का ना। और ये ईएमएफ आरएमएस किसका है, ईएमएफ आरएमएस किसका है, रेजिस्टर का ना। यहां तक हो गया। अब ईएमएफ किसका पूछा है, बैटरी का। तो अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब आरएमएस ही पूछ रहा होगा। अगर लिख दिया आरएमएस नहीं चाहिए, पीक चाहिए, तो आरएमएस निकलने के बाद पीक या मैक्सिमम वाला निकल सकता है, समझ आ रहा है। लेकिन निकलेगा इन दोनों से कौन सा, आरएमएस निकलेगा। अब आप देखिए, सबसे पहले फेजर डायग्राम बनाइए इसका फटाफट। यहां पे हो गया करंट इस वाली लाइन में, और जिस लाइन में करंट उसी लाइन में ईएमएफ किसका होता है, रजिस्टर का। ये ईएमएफ किसका हो गया, आरएमएस, रजिस्टर। और ये वाली लाइन किसकी हो जाएगी, इंडक्टर की। ईएमएफ आरएमएस किसका हो जाएगा, इंडक्टर। अच्छा ये वाली चीज क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट। और ये जो रिजल्टेंट ईएमएफ आएगा वो किसका होगा, बैटरी का ना। तो ये कितना है, ईएमएफ रजिस्टर का 30, और ये कितना है 40, तो ये कितना हो जाएगा 50। तो ये ईएमएफ आरएमएस किसका हो गया, आरएमएस बैटरी का। और ये कितने के बराबर हो गया, 50। सीधा पहला यही क्वेश्चन तो था, समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना। कर लीजिए इसको। फिर उसके बाद इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और मैं पूछता हूं। थोड़ा सा और फाइंड करा देता हूं, रुक जाइए। अभी एक के लाइन हुई है ना, एक और लिखिएगा। अगर आपको मैं पूछता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, वैल्यू ऑफ जेड। अच्छा जेड किससे निकलेगा, कौन से ईएमएफ से, बैटरी वाले। तो ईएमएफ आरएमएस किसका, बैटरी का, इज इक्वल टू आई आरएमएस इनटू क्या होगा, जेड ना। तो ये भी करंट भी गिवन है, तो अगर गिवन है तो कौन सी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू कौन सी है, आरएमएस। तो रखिए बैटरी का ईएमएफ कितने के बराबर, 50, आई आरएमएस कितना 1 इंटू जेड। तो जेड इज इक्वल टू कितना हो गया, 50। आंसर हो गया। और एक बात बताऊं मैं, ध्यान से सुनिएगा। कल की क्लास में बोला था, शायद एक बैच में मैं भूल गया था, पहले ही बता दे रहा हूं। जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वही रिएक्टेंस की यूनिट होती है। और रिएक्टेंस से क्या बनता है, जेड। इंपीडेंस, इसकी भी यूनिट क्या होती है, सेम। रेजिस्टेंस की क्या यूनिट होती है, ओम, तो इसकी भी क्या होगी, ओम। क्लियर रहेगा ना। रेजिस्टेंस की भी यूनिट ओम, एक्सएल की भी यूनिट ओम, और एक्सी की भी यूनिट ओम होती। क्या हुआ, क्लियर रहेगा ना। ये आ गया जेड। अगर मैं यहीं पे आपसे पूछता कि आप ये बताइए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो आपका जवाब क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू। रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, ईएमएफ किसका, आरएमएस किसका, रेजिस्टर का, बराबर होगा आई आरएमएस। आई आरएमएस सबका कॉमन होता है, इनटू क्या हो जाएगा, आर। तो ईएमएफ आरएमएस रजिस्टर का कितना दिया हुआ है, 30, आई कितना 1, तो इनटू क्या, आर। आर की वैल्यू कितना हो गया, 30 ओम। अगर यहीं पे आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ देता, आर की वैल्यू नहीं एल की वैल्यू बताइए, इंडक्टेंस की। तो इंडक्टेंस की वैल्यू जब आपको बतानी होती तो ईएमएफ आरएमएस किसका, इंडक्टर का, इज इक्वल टू आई आरएमएस
इंटू क्या हो जाता, एक्स एल हो जाता ना, एक्स एल हो जाता। तो यहां पे आप देखिए आरएमएस इंडक्टर का कितना दिया हुआ है 40 ना, आई कितना दिया हुआ है 1। अब आप देखिए एक्सएल कितने के बराबर होता है, एक्सएल कितने के बराबर होता है, ओमेगा एल के बराबर। ओमेगा कितने के बराबर होता है 2 पाई एफ। एफ की वैल्यू कितना दी हुई है 50, 50 इंटू 2 पाई कितना हो जाएगा 100 पाई इंटू क्या हो जाएगा एल। तो यहां पे रख दीजिए एक्सएल की जगह पे कितना हो जाएगा 100 पाई इंटू एल। यहां से 0 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 डिवाइड बाई 10 पाई आंसर हो जाएगा। कर ले जाओगे अगर पावर पूछता तब। आखिरी क्वेश्चन क्या होता, पावर, पावर होता आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर। आर की वैल्यू कितना है 30, आई आरएमएस कितना है आई आरएमएस की वैल्यू कितना है 1, 1 का स्क्वायर। आंसर कितना हो जाएगा 30। और कुछ लोग ज्यादा पढ़ते पढ़ते ये सोच सकते हैं ना कि पावर की इक्वेशन में सर कह रहे थे ईएमएफ आरएमएस बैटरी का और आई भी किसका बैटरी का, तो यहां पे आर क्यों घूम रहा है, जेड लगा लो। समझ आ रही ना वह, तो ये आर ही है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, सॉल्व करने के बाद आया है ये आर। समझ पा रहे हो ना। यहां पे गलती हो सकती है, आपसे सोच सकते हो ना पावर किसकी निकालोगे, पावर लॉस बैटरी से ना, तो बैटरी से सोच सकते हो कुछ दिन बाद कि यहाँ पे जेड होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे आर ही रहेगा। हो गया। एक इस पे आरसी सर्किट पढ़ेंगे इसके बाद। तो आरसी सर्किट पढ़ने से पहले 2 क्वेश्चन और करते हैं। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, हो गया। ये वाला क्वेश्चन, 1 मिनट रुको, ये नए तरह का क्वेश्चन है, वो तो सिंपल था। ए कॉइल हैज रेजिस्टेंस 30 ओम। रुक जाइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 30 ओम। ये 30 ओम हो गया ना, 30 ओम। एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब आप समझ रहे हो, एक्सएल, एक्सएल कितने के बराबर है 20। अच्छा ये 20 ओम जानते हैं कब है, जब फ्रीक्वेंसी कितना हो, फ्रीक्वेंसी कितना हो 50 हर्ट्ज हो, 50 हर्ट्ज ना, जब फ्रीक्वेंसी कितना हो 50 हर्ट्ज, तो उस वक्त एक्सएल की वैल्यू कितना है 20 है। अब इसके बाद क्या किया, इफ ए एसी सोर्स ऑफ 200 वोल्ट एंड 100 हर्ट्ज, यहां पे एक एसी सोर्स से इसको जोड़ दिया जाता है और जिसका ईएमएफ कितने के बराबर है, ईएमएफ कितने के बराबर है 200 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर है, फ्रीक्वेंसी जो है वो कितने के बराबर है 100 हर्ट्ज के बराबर ना। अगर 100 हर्ट्ज के बराबर है, कनेक्टेड अक्रॉस द कॉइल, द करंट इन द कॉइल, द करंट इन द कॉइल विल बी। आपसे करंट पूछा है, आपको पता है करंट आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। अच्छा ईएमएफ दिया हुआ है बैटरी का, सबसे पहले करंट पे जाइए, तो ईएमएफ दिया हुआ है, तो अगर कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब आरएमएस है। कौन सा आरएमएस, तो ईएमएफ आरएमएस, ईएमएफ आरएमएस, ईएमएफ आरएमएस बराबर होता है किसके, आई आरएमएस इंटू क्या, ये बैटरी का है ना, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा जेड। समझ आ रही ना बात। अब आप देखिएगा ईएमएफ तो सीधा सीधा दे रखा है 200, करंट पूछा है, बचा क्या जेड। जेड का हमें जुगाड़ करना पड़ेगा। अब जेड का जुगाड़ करते वक्त कुछ लोग सोचेंगे ये फ्रीक्वेंसी 50 है तो एक्सएल की वैल्यू दे रखा है और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखा है, तो जेड कितने के बराबर होता है अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस
तुरंत गलत हो जाएगा अगर एक्सएल की वैल्यू 20 लिया। ये फ्रीक्वेंसी 50 है और बैटरी की 100 है। समझ आ रही ना बात? अगर फेजर डायग्राम से जाओगे ना, फेजर डायग्राम से जाओगे तो ये किसकी वैल्यू है, ये वाली लाइन किसकी होती है, करंट, ये करंट, और करंट में ही क्या होता है, रेजिस्टर, तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। और ये वाली लाइन किसकी हो जाएगी, थोड़ा सा बताइएगा, ये वाली लाइन किसकी हो जाएगी, एक्सएल की ना। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 30, लेकिन मसला ये है एक्सएल को फंसा दिया है हमें। फ्रीक्वेंसी यहां पे 50 दिया हुआ है और बैटरी की कितना है, 100। तो आपको पता है ये इंडक्टर जो है, जब 50 बैटरी थी, जब फ्रीक्वेंसी 50 थी तब इतना था, अब फ्रीक्वेंसी चेंज है। समझ आ रही ना बात? तो एक चीज आप समझिए, ध्यान से सुनना, अगर 50 पे 20 ओम है तो 100 पे कितना हो जाएगा, 40 ना। अगर ना यकीन है करके भी देख सकते हो। ओमेगा, अच्छा एक्सएल कितने के बराबर होता है, ओमेगा एल के बराबर होता है ना, ओमेगा एल के बराबर है, और ये कितना दिया हुआ है, 20 ना। अच्छा ओमेगा कितने के बराबर होता है, 2 पाई एफ एल, बराबर है किसके, 20 ओम के ना। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी कितना कर दी गई, 2 गुना, तो फ्रीक्वेंसी 2 गुना करोगे, इंडक्टर तो वही है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, एक्सएल कितना हो जाएगा, 2 गुना, तो एक्सएल की वैल्यू कितना हो जाएगी, 40। तो यहां पे कितना लोगे, 40, तो Z की वैल्यू कितना आएगी, 50। यहां पे Z की वैल्यू कितना हो जाएगी, 50 IRMS इंटू 50, और ये कितना है 200, तो IRMS की वैल्यू कितना आ जाएगी, IRMS आंसर हो गया। समझ आ रही ना बस? पता नहीं कौन 40 बोला था, तभी मैं लिख दिया। एक से एक कलाकार बैठे हुए हैं। अगला क्वेश्चन मैं पेन नहीं और कोई भी पेन नहीं छुएगा, ऐसे ही आंसर देगा, ठीक है। देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए ऐसी। एक मिनट रुको, इस वाले का आंसर देना। एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड, इसको मेरे ख्याल से पेन नहीं चलाने की जरूरत। कितना होगा, फेज डिफरेंस 45 ना, बहुत ही आसान है। फेजर, ये करंट वाली लाइन, करंट वाली लाइन में क्या होगा, रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर, 3, और ये इंडक्टेंस, रिएक्टेंस कितने के बराबर, 3, तो ये कितना आएगा एंगल, 45 ही आएगा। इतना आसान सा क्वेश्चन, ठीक है, हैं? अब हम पढ़ेंगे आरसी सर्किट, जिसमें हो गया, हेडिंग डालिएगा आरसी सर्किट, आरसी सर्किट, आरसी सर्किट, इसमें एक रेजिस्टर और एक क्या होगा, कैपेसिटर। ये कैपेसिटर है और ये रेजिस्टर है, आरसी। इसका सबसे पहले फेजर डायग्राम बनाते हैं। इसकी ईएमएफ की इक्वेशन थी वी, मान लेते हैं ईएमएफ नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर इक्वेशन आपको गिवन है तो इसका मतलब ये किसकी है इक्वेशन, बैटरी की है। किसकी है, बैटरी की है। तो अब देखते हैं सबसे पहले इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम आपको याद ही होगा, मैंने पढ़ाया है। करंट यहां पे होगा और करंट की ही लाइन में क्या होता है, रेजिस्टेंस का ईएमएफ होता है। ईएमएफ किसका, रेजिस्टेंस का। और कैपेसिटर का किधर होगा, नीचे होगा। कैपेसिटर का ये नीचे हो जाएगा और ये ईएमएफ किसका हो जाएगा,
कैपेसिटर ना। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये बार बार वो चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस रेड वाले को इधर बनाने के बजाय इधर बनाइए सीधा। ये ईएमएफ किसका होगा? कैपेसिटर। अब यहां से इसका क्या निकल आएगा? रिजल्टेंट। इसका रिजल्टेंट किधर आएगा बताइएगा? इधर की तरफ आएगा, और ये क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट। और ये जो रिजल्टेंट होगा ये किसका होगा? बैटरी का। तो ये ईएमएफ जो आएगा ये किसका आएगा? ईएमएफ बैटरी का। समझ आ रही ना बात? तो एक फेजर किसके फॉर्म में हो गया? ईएमएफ के फॉर्म में। और दूसरा फेजर कैसा बन सकता है? दूसरा फेजर इधर क्या हो जाएगी? करंट। और ये वाली लाइन किसकी हो जाएगी? रेजिस्टर। और ये वाली लाइन किसकी हो जाएगी? एक्सी ना। और ये क्या चीज हो जाएगी? जेड। और जेड की वैल्यू कितने के बराबर होगी? अंडर रूट एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ना। अब मुझे नहीं लगता कॉस फाई, देखिएगा अगर आप यहां से टेन फाई या कॉस फाई निकालना चाहते हैं ना, तो टेन फाई निकालिए। टेन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन फाई परपेंडिकुलर क्या होगा? एक्सी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? आर ना। और कॉस फाई अगर आप निकालोगे, यहां से भी निकाल, कॉस फाई किसके लिए आप निकालते हो? पावर के लिए। तो कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी? कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी बताइएगा? कॉस फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस आर बाई जेड। तो यही फार्मूला मैंने कहा था ना, कांस्टेंट रहेगा ये कॉस का। अच्छा, इसमें क्या था ऊपर? जब इंडक्टर था एक्सएल था, अब क्या हो गया? एक्सी हो गया। समझ आ रही ना? और पावर का फार्मूला और कॉस फाई का फार्मूला मैंने दोनों बताया, हर सर्किट के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। बस उसमें शर्त क्या है? रजिस्टर होना चाहिए। समझ आ रही ना? तो पावर एवरेज का फार्मूला एक क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आर। और दूसरा एवरेज निकाल नहीं रहा हूं, सीधा लिख रहा हूं। यहां पे क्या हो जाएगा? आई आर एम एस है ना, आई आर एम एस का स्क्वायर। और यहां पे क्या हो जाएगा? ईएमएफ आर एम एस डिवाइड बाई जेड का होल स्क्वायर इंटू आर। याद रखना ईएमएफ किसका है? बैटरी का। ये जो ईएमएफ आरएमएस है ये किसका है? बैटरी का। क्लियर रहेगा? इसमें भी क्वेश्चन जितने भी होंगे वो इन्हीं दो फेजर पे होंगे, या तो ईएमएफ पे होगा या तो रेजिस्टेंस पे होगा। किस पे होगा? रेजिस्टेंस पे। बड़ी आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें इक्वेशन लिख करके दिखाएं हैं? एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर है। समझ गए ना? एकदम कॉपी पेस्ट है। बस उसमें क्या होता था, ये वाली चीज नीचे होती है जो, वो किधर होता था? ऊपर होता था। ठीक है? लिख चुके आप? इसकी इक्वेशन लिख करके दिखाते हैं ना। आप हमारे साथ बोलिएगा, अगर करंट की इक्वेशन लिखते हैं, इसकी इक्वेशन करंट की, तो सबसे पहले I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई नॉट ना। आई नॉट कैसे निकलेगा? आई नॉट, ये ईएमएफ किसका दिया हुआ है? बैटरी का। तो अगर ये ईएमएफ बैटरी का मैक्सिमम दिया हुआ है, तो ये आई नॉट इंटू क्या होगा? आर जेड। क्या होगा? जेड। तो बैटरी वाले से क्या आ जाएगी? आई नॉट आ जाएगी। तो यहां पे क्या रख दोगे? आई नॉट रख दोगे। अब इसके बाद फेज लिखना है ना, तो ये पहले ये वाला कॉपी कर दो, साइन ओमेगा टी। अच्छा, ये किसका फेज है? ओमेगा टी, बैटरी का ना। तो बैटरी का ये रिजल्टेंट है ना, और इससे कितना ऊपर करंट है? इस बार पाई ऊपर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस। पिछले वाले में ये चीज माइनस होती थी ना। पिछले वाले में रिजल्टेंट किधर था? ऊपर था। बैटरी का ईएमएफ लीड करता था। इस बार क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। समझ गए ना? तो करंट हो गया
अब इसके बाद आप मुझे बताइएगा थोड़ा सा रजिस्टर का ईएमएफ लिख करके है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ईएमएफ किसका, रजिस्टर का, और यहां पे क्या हो जाएगा साइन, और फेज यही रहेगा ना, करंट के ही फेज में क्या होता है, करंट के ही फेज में क्या होता है, रजिस्टर होता है। अगर कैपेसिटर का ईएमएफ लिखना चाहते हो तो ईएमएफ कैपेसिटर अगर आपको लिखना है तो ईएमएफ कैपेसिटर इज इक्वल टू क्या होगा, ईएमएफ कैपेसिटर। अच्छा फेज के बारे में बताइए, कैपेसिटर का ईएमएफ कितना डिग्री पे होता है, ये करंट के फेज से कितना पीछे है, कितना, अरे 90 होता है ना, कैपेसिटर का ईएमएफ इधर होता है, तो कितना पीछे है करंट से, 90। तो इस वाले में क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस 90 या पाई बाई 2, ये होगा। समझ गए ना इक्वेशन, क्लियर है। अच्छा जब इंडक्टर के साथ जुड़ा हुआ था तो रजिस्टर तो यहां पे क्या आता था, ऊपर होता था ना प्लस। नहीं समझ आ रहा है क्या, अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कर चुके ना, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप ट्राई करिए इसको। आपको ये बताना है सबसे पहले फाइंड करंट ना, क्या बताना है, करंट बताना है। फाइंड, यहां पे एक अमीटर लगा दो, फाइंड रीडिंग ऑफ अमीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर, पहला क्वेश्चन है रीडिंग ऑफ एमीटर। ठीक, तो सबसे पहले आपको सबसे पहला काम क्या करना है, एक्सी निकालना है। एक्सी कितने के बराबर होता है, एक्सी कितने के बराबर होता है, 1 बाई ओमेगा सी ना, 1 डिवाइड बाई ओमेगा की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 2 पाई एफ, एफ कितना दिया हुआ 25, तो कितना हो जाएगा 50 पाई इंटू सी, सी कितना दिया हुआ है 200 बाई पाई, माइक्रो है ना 10 की पावर -6, ये पाई से पाई कैंसिल, ये 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 10, और ये 3 जीरो, तो 10 में 3 जीरो कितना हो जाएगा 10 की पावर 4, और ये 10 की पावर -6 है, तो कितना बचेगा 10 की पावर -2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, मतलब 100। तो एक्सी इज इक्वल टू कितना आ गया 100 ओम। तो एक्सी की भी वैल्यू कितने के बराबर है 100 ओम ना। अब ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, अब आपसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, रीडिंग बताइए। अच्छा करंट की रीडिंग, ये वाली जो वैल्यू दी हुई है ये बैटरी का है, तो बैटरी का ये क्या चीज है ईएमएफ, और ये अगर गिवन है कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब कौन सा है आरएमएस, तो बैटरी का आरएमएस ईएमएफ, इसका बैटरी का आरएमएस, बैटरी इज इक्वल टू आई आरएमएस इंटू क्या होगा जेड होगा। तो बैटरी का ईएमएफ कितना दिया हुआ है 100√2, चाहिए क्या आपको करंट, और आपको क्या चाहिए जेड। जेड का जुगाड़ कैसे हम करें, जेड का जुगाड़ आपको या तो फेजर से चले जाओ या तो फार्मूला आप तो रट गया होगा ना, जेड इज इक्वल टू √XC² प्लस R², कितना आएगा सीधा 100 है ना, तो 100√2 आएगा। फेजर से देखते तो आसानी से आ जाता 100√2, या तो यहां से सॉल्व कर लीजिए, क्लियर है, या बताना पड़ेगा फेजर से, 100 है तो 100√2 आ जाएगा। अब यहां पे देखिए ये कितना हो गया 100√2 कितना आ जाएगा IRMS 1 एम्पियर। अच्छा ये IRMS है ना, अगर आपको मैक्सिमम पूछता तो IRMS बराबर होता है किसके I0/√2 के, तो आपको IRMS पता है तो कितना हो जाएगा आंसर I0 इज इक्वल टू √2 एम्पियर, ये मैक्सिमम आ जाएगा। समझ गए ना, कर लीजिए इसको। अच्छा इसका एवरेज पावर बता दीजिए, है इसका दूसरा क्वेश्चन है फाइंड रीडिंग ऑफ अमीटर, और दूसरा क्वेश्चन इसमें जोड़ लीजिएगा फाइंड एवरेज पावर।
कब आएगा एवरेज में? एवरेज पावर कितने के बराबर होता है? आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। आई आर एम एस कितना आया है? 1 का स्क्वायर 1, और रेजिस्टेंस कितने के बराबर? 100। हाँ सही आ रहा है। 100 हो, वाट आ जाएगा। ठीक, पावर आ गया। चलो ये वाला, एक मिनट ट्राई करो इसको। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 12, ये माइक्रो है, 12 माइक्रोफैरेड is joined to AC source of frequency 200 Hz. The RMS current in the circuit is 2 ampere. RMS current दिया हुआ, find the RMS voltage across the capacitor. ये प्योर कैपेसिटर पे क्वेश्चन है। किस पे है? सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हुआ है और सिर्फ प्योर कैपेसिटर है ना, और उसको किससे कनेक्ट किया जाता है? बैटरी से। और वो बैटरी कैसी है? एसी बैटरी है, जिससे करंट कितना निकल रही है? 2 एम्पियर, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है? 200 हर्ट्ज। फाइंड द आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। आरएमएस वोल्टेज कैपेसिटर पे पूछ रहा है। और फाइंड द एवरेज एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या बताना है? ईएमएफ आरएमएस बताना है। क्या बताना है? ईएमएफ आरएमएस। तो आपको पता है ईएमएफ आरएमएस बराबर होता है किसके? आई आरएमएस। आई कैपेसिटर का ना, तो जब कैपेसिटर का ईएमएफ होता है तो यहां पे क्या आता है? एक्सी आता है ना। अब मुझे नहीं लगता ईएमएफ पूछा है ना, ईएमएफ क्या किया है? पूछा है आरएमएस वोल्टेज पूछा है, तो आरएमएस वोल्टेज मतलब ईएमएफ पूछा है। और करंट के बारे में कुछ जिक्र है? कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? आरएमएस करंट कितना दी हुई है? 2 एम्पियर। अब मसला किसका है? एक्सी कितने के बराबर होता है? 1/ओमेगा सी। यहां पे कितना हो जाएगा? 2। ओमेगा की वैल्यू कितने के बराबर होती है? 2 पाई एफ। एफ कितने के बराबर है? 200। और सी की वैल्यू कितने के बराबर दी हुई है? कैपेसिटेंस 12 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6 ना। इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है। टेन की पावर 4 डिवाइड बाई 24 पाई। हाँ सही है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद जानते हैं क्या पूछा है? फाइंड द एवरेज एनर्जी स्टोर्ड। अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर के अंदर क्या होती थी? हाफ सीवी स्क्वायर। तो हाफ कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है? अच्छा मेरे ख्याल से चलिए कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है? 12 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6। और पोटेंशियल यहां से आ जाएगा, इसको उठा करके रख दीजिए। 10⁻4 डिवाइड बाई 24 पाई का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ आ रही ना बात? ये एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हो गया। ये प्योर कैपेसिटर पे था। एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ा देता हूं। हो गया, एक बहुत ही हल्का सा क्वेश्चन, इसको आप जवाब दीजिएगा, ठीक है? किसमें? एसी? डीसी में ना। एसी में तो रिएक्टेंस का काम करता है, रेजिस्टेंस का, तो कौन सा सही हो जाएगा? डीसी सोर्स ना। कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टर ओपन सर्किट जैसा बिहेव कब करता है?
t टेंस टू इंफिनिटी पे किससे जुड़ा हो, डीसी से जुड़ा हो। समझ आ रही ना बात। लेकिन जब किससे जुड़ा होता है, एसी से, तो लगातार वो किसका काम करता है, रिएक्टेंस का, और करंट लगातार चलती है। इनफाइनाइट लिखा हुआ है, इनफाइनाइट नहीं होता ना एक्स। हाँ, मतलब एसी में रेजिस्टेंस को रिएक्टेंस बोला जाता है, बस इतना है। ठीक है, रुक जाओ, थैंक यू। आज वैसे मैं मान लूंगा आपका, थैंक यू। एक छोटी सी बात पढ़ा करके, चोक कॉइल, बस आखिरी बात, 2 मिनट के लिए सुन लो बस, छोटा सा 2 मिनट खत्म हो जाए। चोक कॉइल, ठीक है। देखो ये क्या होता है, आप बस इसका फंक्शन आप समझ लीजिए। कल आप पढ़ेंगे, ये जो पंखे में एक कंडेंसर लगाते हैं ना, कंडेंसर मतलब वो क्या कहते हैं उसको, कंडेंसर ही बोलते हैं ना, कि पंखे का कंडेंसर वो कैपेसिटर होता है। तो वो कल आपको दिखेगा कि उसको लगाने से क्यों तेज हो जाता है कि नहीं। कल आरएलसी सर्किट ना, आरएलसी सर्किट, उसमें रेजोनेंस पढ़ना है ना। तो ये रेजोनेंस कंडीशन में ही जब फैन में कंडक्टर लगा देते हैं तो वो रेजोनेंस कंडीशन में आ जाता है, जिसकी वजह से तेज हो जाता है। तो कल देखेंगे, चोक कॉइल अब तक खत्म हो गई होती। ये क्या होता है, आपने पहले वाली ट्यूबलाइट देखा होगा, वो ट्यूबलाइट होती थी, उसके पीछे ब्लैक सा ऐसे थोड़ा सा क्या कहते हैं, रेक्टेंगल टाइप के बॉक्स लगे होते थे, उसी वो चोक कॉइल ही होती है। उसका काम क्या होता है समझिएगा। जैसे मान लेते हैं ये आपके पास एक बल्ब है ना, और बल्ब के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। बल्ब के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अब ये किससे जुड़ा हुआ है, किसी एसी सोर्स से जुड़ा हुआ है। मान लेते हैं इसकी ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू जो है वो ऐसे 220 वोल्ट है। कितना है, 220 वोल्ट ना। और ये जो बल्ब आपने यहां पे लगा रखा है, ये 120 वोल्ट झेल सकता है। कितना वोल्ट झेल सकता है, 120 वोल्ट। अब पता चला इसको कितना वोल्ट एक्स्ट्रा जा रहा है, 100 वोल्ट। तो मैक्सिमम चांस है ये फ्यूज हो जाएगा ना। अब आपके पास ऑप्शन बचते हैं कि इसमें कुछ चीजें लगा दे, तो आप रेजिस्टर लगाओगे। तो अगर रेजिस्टर लगाओगे तो रेजिस्टर लगाने से क्या होगा, यहां पे रेजिस्टर लगाने से जो 100 वोल्ट एक्स्ट्रा था वो ड्रॉप हो जाएगा किसके अंदर, रेजिस्टर के अंदर। लेकिन ये हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। समझ आए। अगर आप रेजिस्टेंस लगाते हैं तो रेजिस्टेंस लगाने के बजाय अब आपको पता है, अगर एसी सोर्स से कनेक्टेड है और इसमें इंडक्टर लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, इंडक्टर, तो इंडक्टर भी रेजिस्टेंस का काम करता है, और इसका पावर लॉस अकेले का क्या होता है, 0 होता है। तो फायदा नहीं हो रहा है, समझ। और ये रेजिस्टेंस जो ये किसके लिए लाना था, वोल्टेज ड्रॉप के लिए, तो ये 100 वोल्ट ड्रॉप कर लेगा अपने अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या है, रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस का नाम क्या है, एक्सएल। समझ आ रही ना बात। तो ये अपने अंदर ड्रॉप कर लेता है, इसी को बोलते हैं चोक कॉइल। जो इंडक्टर आप लगा देते हैं जिसमें पावर लॉस क्या होता है, 0। तो आपकी एनर्जी जो आ रही है ना, वो लॉस भी नहीं हो रही है, और आपका क्या हो जा रहा है, बल्ब भी जल रहा है। अगर आप रेजिस्टेंस लगाएंगे तो आपकी एनर्जी किधर जाएगी, हीट के फॉर्म में लॉस होगी, तो आपका खर्च बढ़ जाए। तो पहले की ट्यूब लाइट्स जो होती थी उसमें अब तो एलईडी आ गई है कि नहीं, सेमीकंडक्टर बेसिस पे ये सब है। तो यहां तक क्लियर है ना, क्लियर रहेगा ना चोक कॉइल क्या होती है। और चोक कॉइल अगर आप देखा जाए तो किसका, कौन सा सर्किट है, एलआर, कौन सा सर्किट है। और एलआर तो आपको सारी चीजें पढ़ाई दी है, तो इसके बारे में पढ़ाना क्या है, समझ पा रहे हो ना। इंपीडेंस निकालना होगा तो किसने के बराबर होगा, इंपीडेंस, Z इज इक्वल टू √XL² प्लस। तो मुझे नहीं लगता कोई चीज इसमें पढ़ाने की जरूरत है। कल आपको और अच्छे से ये बात, इसीलिए क्योंकि जब आरएलसी पढ़ाऊंगा तब आपको दिखेगा कैपेसिटर क्यों लगा रहे हैं। हाँ, समझ आ रही ना, उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, समझ आ रही ना। तो वो कल जब आरएलसी देखेंगे तो आपको फील आ जाएगा, ठीक।
अच्छे, तो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।